तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी पेलियोलिथिक एज के बारे में। अब पेलियोलिथिक एज में हमने देखा था कि किस तरह डिफरेंट स्टोन टूल्स आ रहे थे और इन स्टोन टूल्स की वजह से हमारा रिसोर्स गैदरिंग कैपेबिलिटी और बढ़ता जा रहा था। उसी के साथ साथ उसकी पिछली कुछ वीडियोस में हमने ये भी देखा था कि किस तरह फायर या आग का इस्तेमाल हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बिकॉज उसकी वजह से हम फूड कुक कर पा रहे थे, हम उसको और जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल कर पा रहे थे और उसका बेसिकली उसकी वजह से हमारे लिए नई नई जगहों को खोजना और नए नए रिसोर्सेज को कंज्यूम करना बहुत ईजी हो गया था। अब आज का जो पीरियड है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दिस इज द मीजोलिथिक पीरियड। एंड आप लोगों ने हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो देख ही लिया होगा ऑलरेडी टाइटल पे, दैट दिस पीरियड इज वेयर you and I are going to see and talk about domestication। पहली बार जब जंतु जानवरों को पालतू बनाया गया था, पहली बार जब प्लांट्स को पालतू बनाया गया था। बट दिस इज नॉट द ओनली सिग्निफिकेंट थिंग दैट हैपेंस इन दिस एज। इस मीजोलिथिक पीरियड में 3 सिग्निफिकेंट चीजें होती हैं। सबसे पहला है डोमेस्टिकेशन, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स। माइक्रो मतलब छोटे, लिथिक मतलब स्टोन, सो छोटे स्टोन टूल्स। एंड तीसरा है डिस्कवरी ऑफ प्रॉपर बरियल्स। दफनाने की पद्धतियां अब पहली बार हमको एक प्रॉपर फॉर्मल वे में मिलने वाली है। सो लेट्स बिगिन डिकोडिंग द मीजोलिथिक पीरियड। आजादी का मतलब है स्वतंत्रता, अपने आप को आजाद रखना, किसी के अधीन नहीं रखना। The scheduled cast's leader, Dr. B.R. Ambedkar. Gandhi, Dr. King, dramatized and defined the technique of non-violence, yet he also said that the only alternative to fear is violence. Industry honors India's Prime Minister Nehru. The talks between Indian leaders and members of the cabinet mission Lawrence go into conference with the representatives of princely India. You must plead guilty or not guilty. I'm an Indian and India means everything to me. I'm a part and parcel of India. India is a part of my life. अब ये जो मीजोलिथिक टाइम पीरियड है ना, ये इसकी जो साइट्स हमको मिलती हैं वो ऑल ओवर इंडिया भरमार है। इट्स एवरीवेयर, बट कुछ पर्टिकुलर साइट्स हैं जहाँ पे हमने बहुत सारी एक्सकवेशन की है। इनमें से मैक्सिमम साइट्स जो हमारा यूपी का एरिया है, स्पेशली क्लोज टू द गंगा, वहाँ पे मिली है। वी ऑल्सो हैव सर्टन साइट्स विच वी फाउंड नियर द विंध्यन रेंज। उसी तरह गुजरात के आसपास और महाराष्ट्र के आसपास भी हमको बहुत सारी मीजोलिथिक पीरियड की साइट्स मिली हैं। अब द रीजन वाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज मैंने आपको बताया था स्ट्रैटिग्राफी के बारे में कि किस तरह एक पर्टिकुलर सॉइल लेवल पे हमको जब पर्टिकुलर चीजें मिलती हैं, पर्टिकुलर फॉसिल्स मिलते हैं, तो हम बता सकते हैं कि किस टाइम पीरियड पे किस टाइप के लोग रहे होंगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। ये जो डिफरेंट साइट्स मिली हैं हमको, उसके करीबन ये जो हमारा मीजोलिथिक टाइम पीरियड है ना, विच स्टार्ट्स नियर अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, उस 10,000 BCE या 10,000 ईयर्स अगो का जो टाइम पीरियड है, वहां से लेकर अराउंड 6,000 ईयर्स का हम ये टाइम पीरियड मानते हैं। अब इस टाइम पीरियड में मुझे इन सारी एरियाज में, इन लेयर्स के अंदर माइक्रोलिथिक टूल्स मिले हैं। अब बिकॉज माइक्रोलिथिक टूल्स जो है मेरा एक इंडिकेटिंग टूल बन जाता है मेरे इस एक्सकवेशन के लिए, तो इसी के साथ साथ इस माइक्रोलिथिक टूल के लेयर में मुझे जितनी भी चीजें मिलती हैं वो बेसिकली मुझे ये दर्शाती है कि ये सारी की सारी चीजें मीजोलिथिक टाइम पीरियड को बिलोंग करती थी, राइट। तो अब एक और चीज जो मुझे दिमाग में रखनी है कि अगर लोग माइक्रोलिथिक टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर छोटे छोटे टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्यों करेंगे। देखो, यहां पे जितनी भी चेंजेस होगी, मैंने आपको बार बार हिस्ट्री में एक चीज दर्शाई है कि कोई भी चेंज, कोई भी डिवीजन, कोई भी टाइम पीरियड कुछ भी आर्बिट्री नहीं होता है। कोई रैंडमली अपने दिमाग से सोच के ये नहीं लाता कि अरे आज अगर छोटे टूल्स बनाऊंगा तो शायद बेटर हो जाएगा। नहीं, दिस इज ऑल केयरफुल डेवलपमेंट थ्रू आउट द टाइम पीरियड। तो अगर माइक्रोलिथिक टूल्स डेवलप हो रहे थे तो उसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा, राइट। अभी उसी कारण को आप और मैं डिकोड करने वाले हैं। और याद रखिएगा, फ्रॉम दिस टाइम पीरियड ऑनवर्ड जितनी भी हम हिस्ट्री क्लासेस करने वाले हैं ना,
सब में आप और मैं बस ये डिकोडिंग का काम ही करेंगे। हमारे पास एविडेंस हमारे सामने होगा और उसी को डिकोड करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये हिस्ट्री हमको बताना क्या चाहता है। Now the very first thing that is on your screen right now talks about Mesolithic environmental changes, कि इस टाइम पीरियड में जो मेरा मौसम था, जो मेरा एनवायरनमेंट था, वो किस टाइप का हुआ होगा। So the first thing that we notice during this time period is कि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो आज के मुताबिक या आज के मुकाबले बहुत डिफरेंट है। One of the biggest things is you find that West Bengal area, जो हमारे लिए अभी it's like it's a humid zone, it's a wet zone, जो वेस्ट बंगाल का एरिया, जबकि वो उस टाइम पीरियड पे जब हम सॉइल एनालिसिस करते हैं, सॉइल सैंपल एनालिसिस करते हैं वेस्ट बंगाल के एरिया का, वहां पे हमको सूखापन ज्यादा मिलता है, एरिडिटी ज्यादा मिलती है। उसी तरह when we do an analysis of the soil samples from राजस्थान, एक बड़ी ही peculiar चीज हमको मिलती है, which is what? Presence of higher rainfall during that time period। और ये हमारे लिए बहुत important clue है जिसको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे आगे जाके, बिकॉज याद रखना दिस इज द टाइम पीरियड कि अगर यहाँ पे हायर रेनफॉल है मतलब यहाँ पे लोग ज्यादा बसने वाले हैं। एंड ये जो हायर रेनफॉल है अचानक से तो कम नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। सो एज द रेनफॉल decreases, we'll see human settlements increase and decrease that during the same time period। and ये मैं थोड़ा सा हिंट आपको छोड़ रहा हूँ for the later times to come, जब हम चालकोलिथिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। Now similarly again if we look at Madhya Pradesh area, in that area this was considered to have been wet and warm with heavy rainfall in the summer and monsoon months and moderate level of rainfall in the winters। तो generally मैं कह सकता हूँ on the western side of India, इंडिया के वेस्टर्न साइड में वेटनेस थोड़ी ज्यादा है, जो क्लाइमेट है वो थोड़ा और मॉइस्ट है, मतलब लिविंग कंडीशंस मेरे लिए बेटर होंगे, मतलब यहाँ पे जो जंगल वगैरह होंगे वो और ज्यादा बड़े होंगे, और सिमिलरली द एनिमल्स दैट वी विल फाइंड हियर वो और ज्यादा तादाद में मिलेंगे वर्सेस व्हाट यू विल फाइंड नियर द ईस्टर्न साइड, राइट। अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now the next thing that we'll notice is this whole microlithic tools जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब Mesolithic period में जो सबसे बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर है हमारा, जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, जिस तरह हम पेलियोलिथिक पीरियड में हमने देखा किस तरह डिफरेंट स्टोन टूल्स हमको डिफरेंट टेक्निक्स के साथ उस टाइम पीरियड को डिफरेंशिएट कर रहे थे, उसी तरह Mesolithic माइक्रो टूल्स भी वही करने वाले हैं। अब ये जो Mesolithic माइक्रो टूल्स है ना, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी क्या हो रहा था इस टाइम पीरियड में, जो हमने लेवल और टेक्निक के साथ या फिर बाकी डिफरेंट कोर और फ्लेक टेक्निक्स के साथ जो हम रॉक्स निकाल रहे थे, उनका साइज पहले बड़ा हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि नाउ आई नीड मोर रिसोर्सेज, बिकॉज इनिशियली इन टूल्स के डेवलपमेंट की वजह से हंटिंग थोड़ी ईजी हो गई थी। अब जैसे ही मेरी हंटिंग ईजी हो गई, खाने का सोर्स मुझे और ज़्यादा मिलने लगा, और जैसे ही खाने का सोर्स मुझे ज़्यादा मिलने लगा, मेरी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, बिकॉज नाउ आई एम एबल टू फीड मोर पीपल। मुझे खाना और इजीली मिल रहा है, तो मुझे एक बड़ी फैमिली को सस्टेन करना मेरे लिए ईजी हो जा रहा है। तो बिकॉज अब रिसोर्सेज, बिकॉज अब फैमिली बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, आपको शिकार करने का प्रेशर आएगा। और अगर आपको शिकार करना है, आपको अपनी शिकार करने की एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप हर बार जाओगे और खाली हाथ लौटोगे, आप 2-3 दिन बिना खाए लौट सकते हो, बट चौथे दिन आपको ज़रूरत है उस शिकार करने की, तो आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। एंड इसी बारे में हमने बात करी थी ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक टाइम की, वहाँ पे एफिशिएंसी 100% नहीं होती थी। आप बार बार जब शिकार करने जाते थे, हर बार आप शिकार लेके नहीं लौटते थे। सो जब एफिशिएंसी बढ़ाने की बात आई टूल्स को और ज़्यादा डेवलप करने की, तो उन्होंने देखा कि देखो एक टाइम पे, किसी ना किसी टाइम पे इन लोगों ने सिर्फ पत्थरों का और पत्थर स्टोन टूल्स का इस्तेमाल काटने और फेंकने के लिए नहीं किया होगा, किसी टाइम पे उन्होंने पत्थर भी फेंके होंगे टू हंट और टू किल समथिंग। तो जब इन पत्थरों को पॉइंटी बनाया जा रहा था, उनके एजेस निकाले जा रहे थे, वो और ज़्यादा लीथल हो रहे थे, उनसे डैमेज और ज़्यादा होता। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्हीं टूल्स को और छोटा बनाया और फिर इनको कॉम्पोजिट टूल्स में ढालने लगे। प्राइमरी क्या हुआ मेरा, छोटा माइक्रोलिथ टूल, इसको कॉम्पोजिट कैसे बनाया, किसी एक वुडन स्पीयर के ऊपर डाल के, भाले के अंदर डाल के, किसी बो एंड एरो के अंदर डाल के, किसी एक बड़े से डंडे के अंदर
उसमें ये छोटे छोटे पत्थर लगा के जिससे उससे और ज़्यादा डैमेज किया जा सके और अच्छे से शिकार किया जा सके। तो इसी वजह से माइक्रोलिथ टूल्स डेवलप हो रही थी, उनके बहुत सारे काम निकल रहे थे। अब इन्हीं माइक्रोलिथ टूल्स का इस्तेमाल छोटी बड़ी चीज़ों के लिए किया जाता था। हमको इस टाइम पीरियड में कुछ बोन कार्विंग्स मिली हैं, हमको कुछ टीथ के ऊपर भी कार्विंग्स मिली हैं। तो उसके लिए इतना बड़ा पत्थर तो इस्तेमाल नहीं होगा, उसके लिए छोटे छोटे टूल्स इस्तेमाल होंगे, है ना। तो यू कैन सी हाउ यूजेज इज चेंजिंग द टाइप एंड द टाइपोलॉजी एंड साइज ऑफ टूल्स। तो ये जो माइक्रोलिथ टूल्स थे ये वही अपर पेलियोलिथिक टूल्स के ही छोटे छोटे मिनिएचर वर्जन्स होते थे। अब जैसे जैसे मेरी ये टूल्स बढ़ने लगे इनके अंदर थोड़ी सिमेट्री और आने लगी, एंड दैट इज व्हाई वी से माइक्रोलिथ टूल्स हमको ज्योमेट्रिक शेप्स में भी मिलते हैं। नॉन ज्योमेट्रिक शेप्स तो हो गए, रैंडम शेप्स में छोटा मोटा उनको बना लिया, बट ज्योमेट्रिक शेप्स में मिलना, एक पर्टिकुलर शेप में मिलना, हमको उसका एक पर्टिकुलर यूज दर्शाता है। एंड यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्नोलॉजीज दैट वी फाइंड हियर इन द माइक्रोलिथिक टूल्स क्या था? हमको स्टोन टिप्स मिलने लगते हैं जिनका इस्तेमाल जरूर बो एंड एरो, तीर धनुष के अंदर किया जाता होगा, तीर बनाने के लिए किया जाता होगा। एंड ये भी हमको कहीं ना कहीं एविडेंस मिला है कि इन तीरों को हो सकता है वो पॉइजन में डिप करते होंगे और उसके बाद इसका इस्तेमाल करते होंगे। अब ये जो स्टोन्स मिलते हैं जिनमें ये तीर बनाए जाते हैं, ये एरोहेड बनाए जाते हैं, वो पर्टिकुलर टाइप के स्टोन्स होते हैं, व्हिच आर यूजुअली कॉल्ड क्रिप्टोक्रिस्टलाइन टूल्स, क्रिप्टोक्रिस्टलाइन मटेरियल्स। अब ये जो क्रिप्टोक्रिस्टलाइन मटेरियल होता है दैट कुड बी स्टोन्स ऑफ क्वार्ट्जाइट, चर्च, चाल्सिडनी, जैस्पर एंड अगेट। एंड ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनसे एज निकालना और शार्प एज निकालना इन सारे टूल से बहुत ज्यादा इजी होता था, इन सारे पत्थरों से बहुत ज्यादा इजी होता था। एंड दैट्स व्हाई दीज वर बीइंग यूज्ड। पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि किस तरह वो लेवलॉक कोर को बनाते थे, एक बड़ा सा कोर पत्थर लेके और उसके ऊपर मार मार के बनाया जाता था। तो ये इस टाइम पीरियड के जो मेरे इंसान थे ना, दे वर वेरी वेरी गुड एट आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर रॉक्स फॉर पर्टिकुलर यूजेज। एक पर्टिकुलर रॉक का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, किस हिसाब से क्या टूल बना सकते थे। देखो, इन लोगों को पहले से ही मेंटली एक वॉल्यूम डिसाइड करना पड़ता था उस पत्थर को देख के, और फिर उसके ऊपर वो लोग तराशी करना शुरू करते थे, उसको तोड़ना शुरू करते थे और फिर उससे टूल निकल के आता था। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने बात करी थी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाज गेटिंग इंप्रूव्ड, उसी तरह अब इनका जो 3D आइडिया है और किसी वॉल्यूम को इमेजिन करने की जो क्षमता है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। तो आप देख रहे हो सिस्टमैटिकली ये लोग कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनते जा रहे हैं, कितने ज्यादा क्रिएटिव होते जा रहे हैं। एंड दिस क्रिएटिविटी विल हैव अ बिग इम्पैक्ट आगे जाके व्हेन वी टॉक अबाउट अनदर बिग फेज ऑफ दिस मेसोलिथिक टाइम पीरियड। नाउ, अब जैसे मैंने आपको बोला, इन माइक्रो टूल्स का इस्तेमाल कभी कभी कॉम्पोजिट टूल्स के हिसाब से किया जाता था। मतलब ये जो छोटे छोटे पत्थर थे उनको वुडन चीजों में डाल के और बड़े छोटे वुडन चीजों में डाल के उनका इस्तेमाल किया जाता था, और कभी कभी इनके अंदर पॉइजन भी लगा के इनका इस्तेमाल किया जाता था। सो दीज वर द माइक्रोलिथिक टूल्स। नाउ दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी of Mesolithic time period. The other part of the story of Mesolithic time period, जो सबसे important चीज है मेरी, वो है beginning of domestication. चीजों को पालतू बनाने की शुरुआत यहां से होती है। And when I say domestication, यहां पे दोनों चीजें आती हैं, plants का domestication और animals का domestication. Both of these things are important because see, domestication क्या होता है? All consideration of domestication, whether focusing on crops or livestock, acknowledge that it involves a two-way relationship. पालतू आप तभी किसी चीज को बना पाते हो जहां पे उस चीज को और आपको दोनों में एक म्यूचुअल बेनिफिट चल रहा होता है। अब आप सोचोगे सर, एनिमल्स में मैं म्यूचुअल बेनिफिट सोच सकता हूं, प्लांट्स में म्यूचुअल बेनिफिट कैसे आ रहा है? प्लांट को हम कैसे बेनिफिट कर रहे हैं? वेल, प्लांट को हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम एक सीमित रूप से उसको उगा रहे हैं, उसके अंदर पानी डाल रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ वीड्स एंड डिजीज, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो हम उसके लिए एक अनुकूल स्थिति बना रहे हैं जिसमें वो अच्छे से ग्रो हो सके। एंड प्लांट हमको क्या दे रहा है? व्हाट इज द अदर म्यूचुअल रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्लांट साइड? वो हमको खाना दे रहा है। सो डोमेस्टिकेशन इज दिस, इट्स अ टू वे रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअली बेनिफिटिंग ईच अदर। अब यहाँ पे एक बात जो बहुत सारे हमारे हिस्टोरियंस या हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं वो ये है
कि इन दिस डोमेस्टिकेशन ह्यूमंस का हमेशा एक डोमिनेंट रोल रहा है, बिकॉज हमने ज्यादा बेनिफिट किया है इन चीजों को, और इन चीजों को हमारे हिसाब से ज्यादा ढाला है वर्सेस देम डूइंग दैट टू अस। एंड कहीं ना कहीं ये सही है, बिकॉज हमने जिस तरीके से डोमेस्टिकेशन किया है, हमने हमेशा हमारी नीड्स को नजर में रखते हुए उसका डोमेस्टिकेशन किया था। Now, the co-evolutionary relationship between human and the target domesticated are largely driven by the human ability to spontaneously invent new behaviors that maximize the return of a desired plant or animal resource. इसका मतलब क्या है? देखो, domestication की जो कहानी है ना, वो बहुत ही amazing कहानी है, and we can talk about this for as long as possible. चाहे वो dogs का domestication हो, चाहे वो हमारे डोमेस्टिकेटेड कैटल्स जैसे काउज, पिग्स, गोट्स एंड शीप्स, इनका डोमेस्टिकेशन हो, चाहे हमारे हॉर्सेस का डोमेस्टिकेशन हो, इन सब में एक कोर प्रिंसिपल हमेशा रहा होगा, और उसी कोर प्रिंसिपल को हमको समझना पड़ता है व्हेन वी टॉक अबाउट डोमेस्टिकेशन। अब प्लांट डोमेस्टिकेशन मैंने आपको बता दिया, प्लांट डोमेस्टिकेशन इज समवॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज प्लांट डोमेस्टिकेशन में क्या था, यू बेसिकली मेड श्योर कि आप उन प्लांट्स को लोगे जिन प्लांट्स को उगाना ज्यादा इजी होगा, जो प्लांट आपके लिए ज्यादा एडिबल होंगे। आप इनएडिबल प्लांट्स को तो नहीं उगाओगे। जिन प्लांट्स के लिए केयर करना आपके लिए ज्यादा इजी होगा, जो प्लांट्स आपके ऊपर कम डिमांडिंग होंगे, जिसमें आपको ध्यान कम डालना पड़ेगा, जिसका ईयर ऑन ईयर यील्ड ज्यादा होगा। तो इन सारी चीजों के हिसाब से आपने क्या किया, आपने एक सिलेक्टिव प्रोसेस लिया, और इस सिलेक्टिव प्रोसेस में आपने बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स को लिया, हर वाइल्ड प्लांट को लिया। आपको उस टाइम पीरियड में थोड़ी पता था कि कौन सा प्लांट कैसा ग्रो करेगा। इट वाज अ ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इस ट्रायल एंड एरर मेथड में आपने क्या किया, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मेन चीजें थी वो है कि कितना एडिबल फ्रूट है मेरा, जो सीड्स हैं या फिर जो अंडरग्राउंड उगता है वो कितना एडिबल है, कितने अच्छे से खा सकता हूं, और इसकी ग्रोइंग हैबिट्स क्या है इस प्लांट की, क्या वो इजीली ग्रो हो सकता है, क्या वो एक बहुत बड़े एरिया में ग्रो किया जा सकता है, कितना पानी, कितना सनलाइट, क्या चाहिए होगा। तो अब इन सारी कंडीशंस में इनको नजर रखते हुए इन्होंने क्या किया, जितने भी प्लांट्स नहीं उग रहे थे उनको उगाया नहीं, और जो प्लांट्स उग रहे थे उनको वो उगाते चले गए। अब यहाँ पे एक विचित्र चीज होती है बायोलॉजी में, जहां पे हम बोलते हैं कि एक वाइल्ड फिनोटाइप, एक डोमेस्टिक फिनोटाइप बन रहा है। मतलब एक वाइल्ड जीन या एक वाइल्ड प्लांट एक डोमेस्टिकेटेड प्लांट बन रहा है। कैसे? बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हो। आप हो डार्विन का वो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस। आप क्या कर रहे हो, जो प्लांट ज्यादा उगा है उसी के ही सीड्स ले रहे हो और उसी को ही आगे जाके उगा रहे हो। तो जो प्लांट्स उसी स्पीशीज के अगर उगे नहीं होंगे तो उनके सीड्स आपने नहीं लिए, तो आपने जेनेटिकली सिलेक्ट कर लिया कि मैं इन्हीं प्लांट्स को ग्रो करने वाला हूं, है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने आपको यील्ड दिया था। तो जब इस प्लांट ने आपको यील्ड दिया, आपने इसको अगले साल दोबारा ग्रो किया। अब इसमें भी कुछ प्लांट्स होंगे जो उतना ही ज्यादा ग्रो नहीं होंगे, और कुछ होंगे जिसने आपको बहुत बढ़िया खाना, बहुत बढ़िया यील्ड दिया होगा। तो इसी के सीड्स आप अब दोबारा लोगे, अगले साल इसी के सीड्स को प्लांट करोगे, है कि नहीं। और इसी तरह आपने एक वाइल्ड प्लांट को सिलेक्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से एक डोमेस्टिकेटेड प्लांट बना दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो वाइल्ड प्लांट वाइल्ड उगता था, उसको ज्यादा ना पानी की जरूरत होती थी, ना ही ज्यादा प्रॉपर सनलाइट की जरूरत होती थी, वो वाइल्ड में उग जाता था, एक जंगल झाड़ी की तरह वो उगता था। प्रॉब्लम आपने क्या किया, आपने डोमेस्टिकेट करके उन्हीं ट्रेड्स को सिलेक्ट किया जो आपकी जरूरत थे। अब साइड में बॉस ये मत भूलना कि इसको आप पानी भी डाल रहे हो और ज़्यादा, कभी कभी आप इसकी वीडिंग कर दे रहे हो, इसके आसपास आप एनिमल्स को भटकने नहीं दे रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, इस प्लांट को सिखा रहे हो कि तुमको हमेशा पानी मिलेगा, तो तुमको जितना उगना है उगो, तुमको हमेशा प्रोटेक्शन मिलेगी, तुमको जितना उगना है उगो। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब ये प्लांट ज़्यादा वाटर डिपेंडेंट बन रहा है, ये प्लांट ज़्यादा प्रोटेक्शन डिपेंडेंट बन रहा है, ये प्लांट ज़्यादा सीजनल बन रहा है। एंड ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आपने सिलेक्टिव ब्रीडिंग की है। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसी तरह एक जंगल में जंगली उगता हुआ एक प्लांट कल जाके गेहूं का प्लांट बना। वो गेहूं नॉर्मल भी उगता था, बट आपने उसको डोमेस्टिकेट कर लिया और अब आपने उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया है फॉर इट टू एक्चुअली वर्क, राइट। अब सेम पद्धति का इस्तेमाल हम करेंगे टू अंडरस्टैंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एंड एनिमल्स के क्षेत्र में ये थोड़ा और
डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंड करना, बट और ज्यादा लॉजिकल होगा आपके लिए। अब देखो, जब इंसान पहली बार उन्होंने अपने आप को सेटल करना शुरू किया, एंड दिस इज वेयर ये जो वर्ड सेटल है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा रिकरिंग बनता रहेगा यहाँ से। अभी तक हमारे ह्यूमंस क्या करते थे, उनको खाने की तलाश में उनको जहां जाना पड़ता था वो जाते थे, दे वुड गो वेयरएवर दे हैड टू गो। बट जब उन्होंने थोड़ा बहुत प्लांट उगाना शुरू किया और जब उनके टूल्स और ज्यादा एफिशिएंट बन गए, तब उनको खाने की तलाश में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। वो एक जगह खाना उगा पा रहे थे और जाके वहीं आसपास शिकार कर पा रहे थे, है कि नहीं? पर इसी बीच उन्होंने सोचा, एक टाइम पे किसी एक इंसान के दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि ये जो गाय है या ये जो शीप गोट वगैरह है, ये लोग घास खाते हैं, तो कोई ना कोई एक घास का टुकड़ा उसके सामने लेके गया होगा और उसने खा लिया होगा। जैसे वो उसके हाथ से खा रहा होगा, उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसने उसको मार दिया। तो पहली बार उनको एक आइडिया ये आया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड रनिंग बिहाइंड देम, कि हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं और जाके उसका शिकार कर रहे हैं, हम अगर इनको बहला फुसला के हमारे पास लेके आए और फिर इनका शिकार करें, तो शिकार करना और एफिशिएंट हो जाएगा, है कि नहीं? Now imagine this, और इसी साइकिल को मैं थोड़ा और बढ़ाता हूं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बार बार जाओ घास उनको खिलाओ और फिर वो तुम्हारे हाथ से खाएंगे नहीं खाएंगे, उन्होंने क्या किया, एक पैच में घास उगाना शुरू कर दिया। और उस पैच में ये शीप वगैरह, ये हमारे गोट, शीप, कैटल, ये लोग जैसे ही आने लगे, उन्होंने आसपास और बैरिकेडिंग करी और इनको धीरे धीरे अपने साथ ही उगाने लगे, अपने साथ ही रियरिंग करने लगे इन डोमेस्टिकेटेड इन वाइल्ड एनिमल्स की। अब ये वाइल्ड एनिमल आपसे थोड़ा और यूज्ड टू हो गया कि आप जब हाथ से खाना खिला रहे हो वो खा रहा है कि नहीं? एक बिल्ली को इस टाइम पीरियड में आपके हाथ से खाना खिलाना बहुत इजी होगा वर्सेस शेर को खाना खिलाना। व्हाई? बिकॉज यही ट्रेट्स तो यहाँ से पास डाउन हुए थे। तो अब धीरे धीरे ये जो एनिमल्स है वो आपसे यूज्ड टू होते जा रहे हैं। तो अब आप इनको क्या कर रहे हो, उसे एक छोटे एरिया के अंदर रख रहे हो, ये ब्रीडिंग कर रहे हैं। आप उस जो भी ब्रीडिंग कर रहे हैं, किसी भी टाइम जब आपको खाने की जरूरत पड़ रही है, आप एक कैटल को उठा रहे हो, काट रहे हो, खा रहे हो। अब आपको शिकार करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। एंड दैट इज हाउ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड। बट इस डोमेस्टिकेशन को पाने के लिए कुछ ट्रेट्स थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि क्यों एक गाय और भैंस और हमारा जो गोट, शीप, ये लोग डोमेस्टिकेटेड है और क्यों लायंस, टाइगर्स, राइनोसरस, एलिफेंट्स ये डोमेस्टिकेटेड नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट, जो रिसर्च करी गई है इन सारी क्वालिटीज के ऊपर, उस रिसर्च ने हमको टोटल 5 वैल्यूएबल इंडिकेशंस दिए थे कि अगर ये 5 चीजें किसी भी एनिमल में मौजूद हैं तो वो अच्छे से इजीली डोमेस्टिकेट करवाई जा सकती हैं। What were these 5 things? The first thing was the group structure. ये एक एनिमल का ग्रुप स्ट्रक्चर कैसा होगा, सोशल स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर उसका एक बहुत बड़ा ग्रुप स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहां पे हर एक इंडिविजुअल गाय भैंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस एक कंप्लीट बड़ा सा ग्रुप स्ट्रक्चर में ये लोग चलते हैं, वो मेरे लिए डोमेस्टिकेट करना इजी होगा वर्सेस एक छोटा टाइट निट ग्रुप में से किसी एक को हटा के उसको डोमेस्टिकेट करना। सिमिलरली, अगर इसमें सेकंड थिंग वाज सेक्सुअल बिहेवियर। फर्स्ट वाज सोशल स्ट्रक्चर या ग्रुप स्ट्रक्चर, सेकंड वाज द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द एनिमल। सेक्सुअल बिहेवियर में क्या होगा, अगर ये लोग कभी भी किसी भी टाइम पे किसी भी एनिमल से मीटिंग करते हैं, अगर मान लीजिए एक काऊ की स्पीशीज है, एक मेल काऊ और एक फीमेल काऊ, एक मेल बुल और एक फीमेल काऊ, कोई भी बुल किसी भी काऊ के साथ मीटिंग कर सकता था। जबकि अगर आप किसी और स्पीशीज में देखोगे जो स्पेशली मोनोगेमस होते थे, जो एक दूसरे से एक छोटे से ग्रुप में ही ब्रीडिंग करते थे और उससे ज्यादा नहीं करते थे, तो आपके लिए इस ग्रुप में जिसमें रैंडम मीटिंग बिहेवियर होता था, उसको डोमेस्टिकेट करना इजी होगा, बिकॉज इसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं होगी उन बच्चों के साथ, इन एनिमल्स की कोई सोशल अटैचमेंट नहीं होगा। इसी सिमिलरली सेक्सुअल बिहेवियर में एक और जो चीज आती है वो ये है कि मेल्स और फीमेल्स का जो पोजीशन है वो कैसा है। अगर मेल्स डोमिनेटेड है तो आप इन मेल्स को कंट्रोल करके आप फीमेल पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते थे, ब्रीडिंग करवा सकते थे इनकी। Similarly, the third thing was the parent and young interaction.
जो आप डोमेस्टिकेट कर रहे हो उसकी जो पैदाइश होती है, जो छोटा जो एनिमल बॉर्न होगा उसकी पैदाइश कैसी होती थी? यूजुअली आप चाहते थे कि जो पैदाइश हो वो एक फंक्शनिंग बच्चे की हो जो अपने आप ही चल के दूध पी सके, वर्सेस जो दूसरे होते हैं जहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं होती, जहां पे रियरिंग की जरूरत होती है, राइट? सिमिलरली फोर्थ वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज द रिस्पॉन्स टू ह्यूमंस। रिस्पॉन्स टू ह्यूमंस का मतलब ये है कि ये जो एनिमल्स हैं वो कितने ज्यादा हमसे डरते थे या हमारे से मतलब न्यूट्रली पेश आते थे, हमसे उनको डर नहीं लगता था, हमारे अप्रोच से डर नहीं लगता था, तो उनको पकड़ के डोमेस्टिकेट करना बहुत ज्यादा इजी था वर्सेस अदर्स, है कि नहीं? एंड देन फाइनली द फीडिंग बिहेवियर एंड द हैबिटेट चॉइसेस। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो, अगर आप किसी हर्बीवोर को या ओमनीवोर को अगर आप डोमेस्टिकेट करना चाहोगे, उसको खाना देके ललचाना आपके लिए इजी है क्योंकि घास हर जगह अवेलेबल है, और ओमनीवोर को भी जो कोई भी एनिमल या प्लांट खा लेता है, आप अपने खाए हुए प्लांट एनिमल्स के अवशेष देके उनको खिला सकते थे। बट जो एनिमल्स किसी पर्टिकुलर डाइट पे डिपेंडेंट है या पर्टिकुलर वे में खाना खाते हैं, उनको डोमेस्टिकेट करना आपके लिए डिफिकल्ट है कि नहीं? So with all these reasons, keeping all these reasons in mind, you can now slowly start to formulate the process of domestication. अब डोमेस्टिकेशन के अंदर क्या हुआ होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी एक टाइम पे हमने इनको खाना खिलाया होगा, खाना खिलाने के बाद ये हमारे ऊपर धीरे धीरे और डिपेंडेंट होने लगे। जितना ज्यादा डिपेंडेंट होने लगे, हमारे लिए इन लोगों को कंट्रोल करना और ज्यादा इजी हो गया। और यहाँ पे भी याद रखना, ये जो मैक्सिमम डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज है ना, जितने भी हमारे जंतु जानवर हैं जिनको पालतू बनाया जा रहा था उस टाइम पीरियड में, ये सारे बड़ी ही हार्डी स्पीशीज होते थे जो किसी भी क्लाइमेट में किसी भी हिसाब से सरवाइव कर लेते थे। और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज इवन दो अभी सेटलमेंट जो शुरू ही हुआ है, हम यूजुअली एक ही जगह पे सेटल नहीं थे हमेशा। हम खाने की तलाश में या फीडिंग ग्राउंड्स की तलाश में या एरिया जहां पे हम उगा सकते हैं चीजों को, उसकी तलाश में हम भी इधर उधर भटकते थे मीसोलिथिक टाइम पीरियड में। तो इसलिए हम चाहते थे हमारे साथ जो भी जिस भी स्पीशीज को हम डोमेस्टिकेट कर रहे हैं वो हमारे साथ चल सके और किसी भी एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। और इन सारे रीजंस को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप पाओगे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी उसी तरह चलने वाला था जैसे प्लांट्स चलने वाला था। अब डोमेस्टिकेशन में क्या हो रहा है, जो एनिमल्स, अब हर काऊ, हर बफलो, हर पिग, हर गोट, हर शीप अचानक से तो डोमेस्टिकेट नहीं हो जाएगा। उसमें से क्या होगा, कुछ कुछ आपकी तरफ फ्रेंडली होंगे, कुछ कुछ गोट्स, कुछ कुछ शीप आपके लिए फ्रेंडली होंगे आपकी तरफ, कुछ कुछ आपसे दूर भाग जाएंगे। बट जो लोग फ्रेंडली हो रहे हैं उनको आप खाना खिला रहे हो। तो अब जब ये दो जो फ्रेंडली गोट्स हैं, जब ये ब्रीडिंग करेंगे, ये वही जीन पास डाउन करने वाले हैं जो कि फ्रेंडली टू ह्यूमंस होगा। आपने यहां पे सिलेक्टिव ब्रीडिंग इंट्रोड्यूस कर दी दोबारा। अब वो भी जितना धीरे धीरे टाइम पीरियड जाता जाएगा, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण जितने भी अब एनिमल्स प्रोड्यूस होंगे, सबके सब ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे फॉर फूड एंड फॉर देयर लाइवलीहुड। एंड यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस दैट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस एवोल्यूशन, हम पाते हैं कि इस एवोल्यूशन के कारण मीसोलिथिक टाइम पीरियड से आगे जाने वाले टाइम पीरियड तक जो हमको एनिमल्स मिलते हैं, उनका जो ब्रेन साइज मिलता है वो हमारे वाइल्ड टाइप एनिमल से करीबन 15 से 30% छोटा होता है डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज। स्पेशली जो बड़े एनिमल्स होते हैं, स्पेशली जो बड़े मैमल्स होते हैं। तो जो काउज है, पिग्स, इनफैक्ट पिग्स में सबसे बड़ा डिफरेंस देखा जाता है ऑफ मोर देन 30% ब्रेन श्रिंकेज हो जाता है उनका। एंड ये ब्रेन श्रिंकेज जो हो रहा था यूजुअली वो एवोल्यूशन के साथ साथ उन चीजों को शेड कर दे रहे थे जिनका ह्यूमंस केयर कर ले रहे थे, राइट? सो दिस डिफरेंशिएशन इज टेलिंग यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ही डोमेस्टिकेट करते करते इनको ढाल दिया जिससे ये हमारी तरफ और हमारे साथ चल सके। एंड दैट इज द सेम स्टोरी दैट वी सी फॉर डॉग्स। उसी की बात करी गई थी इनिशियली। डॉग्स को हमने डोमेस्टिकेट कैसे करा होगा? डॉग्स यूजुअली कहा जाता है वर एट वन पॉइंट डॉग्स और वुल्व्स की जो स्पीशीज थी वो सिमिलर थी। अब किसी एक टाइम पीरियड में यही हुआ होगा कि किसी एक इंसान ने एक पर्टिकुलर वुल्फ को, उस टाइम पीरियड के एक प्रजाति को उन्होंने खाना दिया होगा, और फिर इस वुल्फ ने, बिकॉज उसको खाना मिला, खाना क्या है, रिसोर्स है, तो रिसोर्स उसको जहां मिलेगा वो उसी के पीछे पीछे जाएगा।
तो दोबारा जब उसको रिलायबली खाना मिलने लगा, वो और ज्यादा फ्रेंडली होने लगा। उसकी वजह से और आसपास के डॉग्स और वुल्व्स और फ्रेंडली होने लगे। अब जो फ्रेंडली नहीं हो रहे थे वो अलग रह गए, जो फ्रेंडली हो रहे थे उनके बीच में सिलेक्टिव ब्रीडिंग हुई। उन्होंने इसी जीन को और प्रमोट किया कि हमको ह्यूमंस की तरफ और ज्यादा फ्रेंडली होना है, तभी जाके हमको और खाना मिलेगा। और ये थ्रू एवोल्यूशन टाइम पर टाइम इवॉल्व होते वी स्टार्टेड गेटिंग डोमेस्टिकेटेड कैट्स एंड डोमेस्टिकेटेड डॉग्स। सो द सेम प्रोसेस। एंड इसमें जो मेन चीज आपको दिमाग में रखनी है इज दैट इन ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, सारे के सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू डोमेस्टिकेशन इज रिड्यूस्ड वेरीनेस। मतलब हमारे प्रति, इंसान के प्रति वो ज्यादा चिंता ना करे, उनसे ज्यादा फ्रेंडली हो जाए। दैट वाज द मोस्ट मेजर बिहेवियरल चेंज जो इस डोमेस्टिकेशन प्रोसेस के थ्रू आता है। तो ये जो हम बुक में सिर्फ एक लाइन कहीं पढ़ लेते हैं कि मीजोलिथिक पीरियड वी कैन सी डोमेस्टिकेशन हैपनिंग, अब उसकी पूरी स्टोरी आपको पता चल चुकी है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, मेक श्योर यू लीव इट इन द कमेंट एंड आस्क मी। कोई भी डाउट है so that I can go ahead and address it in the next class. ठीक है, so don't forget. But now you know how domestication happened. तो अब माइक्रो जो हमारे मीजोलिथिक टाइम पीरियड के दो मेन चीजें आपको पता चल चुकी हैं। फर्स्ट वाज द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स एंड सेकंड वाज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब जो तीसरी चीज हमको अब मिलने वाली है विल बी एन इंट्रिंसिक पार्ट, वो हमारे इस मीजोलिथिक कल्चर का एक इंट्रिंसिक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बनेगा। और वो ये है कि यहाँ के जो लोग थे उनका बिहेवियर कैसा था, उनका कल्चर कैसा था, उनकी सोच कैसी थी। अब यहाँ पे जितने भी हमको मीजोलिथिक टाइम पीरियड पे डिफरेंट सेटलमेंट्स मिलते हैं, मैंने आपको बोला है कि मीजोलिथिक टाइम पीरियड का जो ये समय है वो करीबन 4000 से 6000 साल का स्पैन है, फ्रॉम 10,000 BCE टू अबाउट 6000 BCE। अब इस स्पैन के अंदर जो मुझे सेटलमेंट्स मिलते हैं उसमें कहीं कहीं मुझे रॉक शेल्टर्स के अंदर भी लोग रहते हुए मिलते हैं, जैसे भीमबेटका इज वन बिग एग्जांपल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड उसी तरह वी आल्सो फाइंड एविडेंसेस ऑफ वॉटल एंड दाउब हाउसेस। वॉटल दाउब हाउसेस क्या होता है? वेरी सिंपल, दे आर मड हाउसेस। मड हाउसेस जिसके ऊपर क्या होता है, बेसिकली बैम्बू से एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था, गोल सा स्ट्रक्चर बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर मड की कोटिंग करी जाती थी, मड की कोटिंग करी जाती थी और ऊपर थैच रूफ होता था या तो लीव से बनाया जाता था, बट वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था जो बनाया जा रहा है, एक मैन मेड स्ट्रक्चर था जो बनाया जा रहा था। तो पहली बार हम रॉक केव से हटके, इन प्री मेड शेल्टर से हटके हम अपने खुद के स्ट्रक्चर्स बना रहे थे। और ये क्यों पॉसिबल हो रहा था? बिकॉज ये आप तभी इन स्ट्रक्चर्स को बनाओगे जब आपको पता है कि मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रह सकता हूँ। यहाँ कुछ दिन, आई मीन बाय लेट्स से फोर्सिबल फ्यूचर, 5 साल 10 साल आप रहने वाले हो यहाँ पे, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज यहाँ पे अच्छे से मिल रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई यू विल कंस्ट्रक्ट हाउसेस, इसीलिए तो घर बनाओगे कि नहीं। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग। द सेकेंड वेरी टेलिंग थिंग ऑफ दिस टाइम पीरियड इज बरियल्स। यहाँ की जो दफनाने की पद्धतियां थी, जो हमको कफन मिले हैं, आई मीन आई वुडंट कॉल देम टूम्स, बट ये जो बेरी किया गया है लोगों को, यहाँ पे प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मिल रहा है मुझे, एक फॉर्मल रूप से बेरी किया जा रहा है। एंड यहां से बॉस, आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस अ लिटिल बिट मोर। जो बरियल्स हैं उसके अंदर मुझे कभी कभी ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, और कभी कभी हमको औजार, जो माइक्रोलिथिक टूल्स हैं वो मिले हैं। कुछ बरियल्स के अंदर हमको बहुत सारे टूल्स मिले हैं, कुछ में कम मिले हैं। कुछ बरियल्स के अंदर हमको जो ऑर्नामेंट्स मिले हैं वो सजाए हुए मिले हैं, कि गले के ऊपर पहनाया हुआ है, सर के ऊपर पहनाया हुआ है, हाथ के ऊपर पहनाया हुआ है, और उसके हिसाब से बेरी किया गया है। तो ये सारी चीजें क्या दर्शा रही हैं आपको? हाँ, अब a lot of you will say, sir, there is belief in afterlife. Yes, boss, there is belief in afterlife. इसीलिए तो बेरी करा जा रहा है इन सारी चीजों के साथ। वहां पे शायद इनके दिमाग में आइडिया होता होगा कि पता नहीं, आज ये इंसान मेरे साथ चल रहा था, कल अचानक से गिर गया, तो कहीं जरूर इनका जो ये रूह है, इनका जो सोल है, वो कहीं और चला गया होगा। तो जरूर वो जहां जाएंगे वहां पे भी तो उनको खाने की जरूरत होगी, शिकार करने की जरूरत होगी। तो इसीलिए हमने बेरी कर दिया चीजों को, इनके साथ बेरी कर दिया चीजों को। एंड
I understand. ठीक है, I have buried it. And yes, there is belief in afterlife, but let's dive in a little deeper. थोड़ा सा और डीप जाते हैं यहाँ पे. अगर मुझे यहाँ पे बरियल मिल रहा है विद डिफरेंट ऑर्नामेंट्स, बरियल मिल रहा है जहाँ पे कुछ लोगों को ज्यादा टूल्स के साथ दफनाया जा रहा है, कुछ को कम टूल्स के साथ दफनाया जा रहा है, तो पहली बार ये मुझे एक सोशल हायरार्की दिखा रहा है. इट इज शोइंग मी अ हायरार्की जहां शायद कुछ लोग दूसरे लोगों से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे. उसी तरह अगर किसी को चीजें पहना के दफनाया जा रहा है, ये मुझे ये दर्शा रहा है कि शायद यहाँ पे कोई एक रिचुअल होता होगा, कुछ हुआ होगा तभी ना सजा के उनको डाला हो गया होगा. ऐसा तो नहीं है जहां वो मर गए या जहां गिर गए वहीं पे उनको दफना दिया. नहीं, उनके लिए प्रॉपर कब्र खोदी जा रही थी और उसके अंदर उनको दफनाया जा रहा था. तो मतलब किसी एक रिचुअल का पालन भी हो रहा है यहाँ पे. एंड यू नो व्हाट अदर एविडेंस वी गेट हियर ऑफ द सेम थिंग. हमको एविडेंस मिलता है बर्न्ड बोन्स का, जले हुए बोन्स का, जली हुई हड्डियों का अवशेष मिलना बेसिकली हमको ये दर्शा रहा है कि हो सकता है इस टाइम पे कोई किसी टाइप का रिचुअल किया गया हो, राइट? किसी टाइप का फ्यूनरी रिचुअल्स किए गए हो. अब हमको नहीं पता वहां पे क्या लैंग्वेज है, क्या बोल रहे हैं, क्या रिचुअल है इनका. शायद इस चीज को हमको एक्चुअली पता लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा, स्पेशली बिकॉज यहाँ के हमको कोई रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं. बट फिर भी हम कह सकते हैं थ्रू ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स कि जरूर कोई एक रिचुअल ये लोग फॉलो करते होंगे. उसी के साथ साथ we get another small detail in this Mesolithic culture. और वो जो छोटा डिटेल है वो क्या है? We find that यहाँ पे जितनी भी burials होती थी मैक्सिमम उनको वेस्ट टू ईस्ट ओरिएंटेशन में रखा जाता था. और वेस्ट टू ईस्ट ओरिएंटेशन क्या है मेरा? सनराइज सनसेट का ओरिएंटेशन है. मतलब एक आइडिया इनके दिमाग में आ रहा है. They're able to produce this idea in their heads कि ये जो सन मून का मूवमेंट है या सन का मूवमेंट है ये जरूर हमसे परे है. ये कोई एक बड़ा पावर है जिसको हमको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए विद दीज बरियल्स, राइट? सो दैट्स व्हाट हैपेंस. तो नाउ यू सी इन बरियल्स के माध्यम से हम किस तरह डिफरेंट चीजों को बता सकते हैं. अनदर थिंग दैट वी फाइंड इज पॉटरी. मीजोलिथिक टाइम पीरियड इज द फर्स्ट टाइम पीरियड जहां पे हमको प्रॉपर एविडेंस मिलते हैं पॉटरी के. पॉट्स, क्ले पॉट्स बनाए जा रहे थे. उन कहीं कहीं पे हमको थोड़ी बहुत रेंडिशंस भी मिली हैं उसके अंदर, थोड़ी बहुत इंसिजन्स या कलरिंग भी मिली है उसके अंदर. तो मतलब पॉटरी को भी इस्तेमाल किया जा रहा था, पॉट्स भी बनाए जा रहे थे. एंड हियर लेट मी गिव यू अनदर बिग फैक्ट एंड अनदर अमेजिंग फैक्ट दैट आई वांट यू टू ऑब्जर्व. जब इन स्केलेटल ये जो हमको बरियल्स मिले हैं, स्पेशली हमारे पास बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे वी हैव दमदमा साइट्स, वी हैव सराय नहार साइट. तो सराय नहार राय साइट पे और दमदमा साइट पे, महादहा साइट पे, यहाँ पे जो हमको एविडेंसेस मिलती हैं उनके जो स्केलेटल्स हैं, जो स्केलेटन्स मुझे मिले हैं, उन स्केलेटन्स को जब हमने एनालिसिस किया हमने पाया कि इन लोगों का जो डेंटल हेल्थ है वो ठीक था. बट बहुत सारी जगहों पे हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस की एविडेंसेस मिले हैं. एंड आई वांट यू टू थिंक अबाउट दिस फॉर वंस. थोड़ा बहुत सोचो इसका मतलब क्या है. व्हाट डज इट मीन? डेंटल हेल्थ अच्छा होना, इसके बारे में मैं नियोलिथिक टाइम पीरियड में बताऊंगा. बट द फैक्ट दैट ऑस्टियोआर्थराइटिस मिला है, ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलने का मतलब क्या है? इसका मतलब है लोगों के घुटने में दर्द हो रहा है क्योंकि वो झुक झुक के बहुत सारा काम कर रहे हैं. एंड कौन सा काम है जिसमें झुकने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? इट्स एग्रीकल्चर बॉस, इट्स प्लांटेशंस. आपको प्लांट लगाना पड़ता है, पानी देना पड़ता है. द अदर थिंग दैट रिक्वायर्स यू, जिसकी वजह से आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, इज व्हेन यू कैरिंग हेवी थिंग्स. अब यूजुअली जब आप हंटर गैदरर थे आप ज्यादा चीजें नहीं कैरी करते थे अपने साथ. बट जब अब आप एक जगह सेटल होने लगे हो, आपको कहीं शिकार किया जा रहा है, उस शिकार को लेके आया जा रहा है, कहीं आप चीजें ग्रो कर रहे हो उसको लेके आया जा रहा है, कहीं आप बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हो एज ग्राइंड स्टोन्स, उसको लेके आया जा रहा है, तो आपके घुटने अब जवाब देना शुरू करने वाले हैं.
सो ये मुझे दर्शा रहा है कि somehow people are getting more settled. वो और ज्यादा सेटल हो रहे हैं, राइट? सो नाउ यू कैन ऑलरेडी सी कि किस तरह इस मीजोलिथिक कल्चर के अंदर वी आर एंटरिंग अ टाइम पीरियड. इसी मीजोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर वी आर एंटरिंग अ टाइम पीरियड जहां पे मुझे अब ये एक नॉर्मल नोमैडिक हंटर गैदर, एक आदिवासी आदि मानव से मुझे एक प्रॉपर ह्यूमन की तरफ डेवलप होता हुआ दिख रहा है. वो अब वो हंटर गैदरर नहीं है, अब वो चरगाहों में चराने वाले लोग बनने वाले हैं, अब वो एग्रीकल्चर वाले लोग बनने वाले हैं. एंड इन सारी चीजों की एविडेंसेस कहां से मिलती है हमको? वी फाइंड दीज एविडेंसेस फ्रॉम रॉक शेल्टर्स, वी फाइंड दीज एविडेंसेस फ्रॉम small cave paintings, we find these evidences from tools that we get from skeletal remains. That is how we find out कि ये चीजें होती कैसे हैं, ये चीजें हुई कैसे थी, और उसी स्टोरीज को हम पीस करने की कोशिश करते हैं. अब इन सारी चीजों में जो मेरा सबसे बड़ा स्टोरी टेलर है, स्पेशली मीजोलिथिक टाइम पीरियड का, वो कौन है? दोज आर द भिमबेटका केव्स. एंड भिमबेटका केव्स के बारे में हम बात करने वाले हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर, वेयर विल सी भिमबेटका केव्स के अंदर हमको क्या दिखा, उसके थ्रू हमने मीजोलिथिक टाइम पीरियड में क्या पाया, एंड किस तरह आगे जाके उसने हमारे नियोलिथिक टाइम पीरियड के लिए जगह बनाई. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द क्लोजिंग ऑफ अ मीजोलिथिक टाइम पीरियड. अब इस मीजोलिथिक टाइम पीरियड में हमने अच्छे से जान लिया है कि किस तरह हमारे जो माइक्रोलिथ टूल्स थे वो डेवलप हुए, उसने किस तरह हमारी एफिशिएंसी बढ़ाई, किस तरह हमने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, और किस तरह बरियल्स का सिग्निफिकेंस बढ़ने लगा और रिचुअलिस्टिक चीजें आने लगी. नाउ इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्लास, मेक श्योर यू लीव अ कमेंट डाउन बिलो. Otherwise, you can go ahead and join my Telegram channel as well. Telegram channel का लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप मेरे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पाओगे. I'll also give you my email ID if you want to have any communication directly as well. And again, thank you so much for watching. If you like the video, make sure you go ahead and like it, subscribe to the channel, and share it with all your friends who you think will benefit from this. Again, thank you so much for watching, and I'll see you in the next video.